नमस्कार। आज हम आपसे इस देश और इस राज्य में मंडरा रहे भयंकर घनघोर गंभीर वित्तीय संकट की ओर इशारा करना चाहेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे कि इस देश का हर नागरिक के सर पर कितने का कर्जा है, बिहारी पर कितना कर्जा है। आज हम आपसे बात करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि यह देश और यह राज्य कर्ज में डूब रहा है। ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि मोदी जी ये कह रहे हैं, दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। A grim warning from Prime Minister Narendra Modi. Speaking to the Indian diaspora in The Hague, Netherlands, the PM delivered one of his starkest. पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। आपको एक नेशनल डेट क्लॉक, राष्ट्रीय स्तर पर जो कर्ज की घड़ी है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये लाइव चल रहा है। देखिए ये घड़ी जो है ये लाइव है, इंडियाज डेट क्लॉक लाइव। यह वीडियो मैं आम लोगों को समझने के उद्देश्य बता रहा हूं और बना रहा हूं। आम नागरिकों को समझना होगा कि इन नेताओं ने और टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने इस देश और इस राज्य की क्या दुर्गति कर दी है कि हर भारतीय इंक्लूडिंग बिहारी पर करीब 2.25 लाख से 2,30,000, 40,000, 2.5 लाख, चूँकि ये डेट के आंकड़े सरकार बड़ा कंजर्वेटिव करके बताती है, तो मोटे तौर पर 2 लाख से 2.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास हर व्यक्ति के माथे पर कर्ज है। इस लाइव इंडिया डेट क्लॉक को जरा देख लीजिए आप। ये बता रहा है, देखिए ये लाइव चल रहा है, घड़ी की तरह चल रहा है। यह क्या बता रहा है कि इस देश पर, पहले आपको बता देते हैं कर्ज, चूंकि ये प्योर इकोनॉमिक्स है लेकिन हम आम आदमी की तरह समझा रहे हैं। मैंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था तो बहुत लोगों के प्रश्न भी आए थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट डेट होता है जो केंद्रीय सरकार का कर्जा है, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, सभी राज्य कर्जा लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स डेट। दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वो जनरल गवर्नमेंट डेट, या उसको आप FRBM एक कानून है उसके तहत परिभाषित किया गया है कि स्टेट का और यूनियन का दोनों का मिला दीजिएगा तो वो हो जाएगा जनरल गवर्नमेंट डेट, या उसको नेशनल डेट भी बोलते हैं। इस आंकड़े को जरा देखिए, ये आंकड़ा क्या बता रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको स्पेन को यहां लाया तो ये फ्रीज कर गया, रुक गया है, लेकिन ये चल रहा है। 297 लाख करोड़ रुपया का देश पर कर्जा है। ये घड़ी इनफैक्ट चलते रहता है, आप देखिए फिर ये चलना शुरू हो गया। इस देश पर प्रति सेकंड, इस आंकड़े को देखिए, प्रति सेकंड 7,54,874 रुपए का कर्ज बढ़ रहा है। इस 297 लाख करोड़, इसको 300 लाख करोड़ मान लीजिए, हालांकि कंजर्वेटिव फिगर है, कहीं कहीं ये 350 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। तो ये आप इसको ऐसा समझिए, इसमें कुछ आंकड़ों को मैं दिखा रहा हूं। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यूनियन गवर्नमेंट का, वो कितना कर्जा लिया है, तो ये लगभग 200 लाख करोड़ का ये कर्जा है, 200 लाख करोड़ का। और सारे राज्य इंक्लूडिंग बिहार, उसका जो कर्जा है स्टेट डेट, ये लगभग 96-97। तो ये कुल मिलाकर के ये आंकड़ा आपका बन जाता है कितना, तो ये आंकड़ा बन जाता है 2,97,000, 300 लाख करोड़। अब इस 300 लाख करोड़ को आप इस देश की आबादी में डिवाइड कर दीजिए, 140 करोड़, कहीं 145, ये भी पॉपुलेशन क्लॉक है तो 146 करोड़। तो इसको कीजिएगा तो प्रति व्यक्ति जो कर्जा है यह 2,02,584 रुपया हो जाता है। कहीं कहीं ये जो कंजर्वेटिव फिगर है, वर्ल्ड बैंक वगैरह IMF वगैरह बता रहा है कि नहीं, ये एक्चुअली में 300
50 लाख करोड़ हो चुका है इंडिया का डेट, कहीं कहीं बता रहा है, मैं इस राइडर के साथ बता रहा हूं। तो इस पर अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो प्रति व्यक्ति लगभग 2-2.25 लाख या 2.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा हर एक आदमी के सर पर है। ये आंकड़े आपको डराने चाहिए। ये सब बहुत मतलब आप इसको एक और चीज मजेदार समझ लीजिए। प्रति व्यक्ति आय 2,37,000 रुपया और प्रति व्यक्ति कर्जा 2,02,000 रुपया। अगर इस फिगर को भी पकड़िए तो जितना आपकी आमदनी है लगभग उतना ही कर्जा है। तब आप सोच के देखिए कि जितना आपकी आमदनी हो और उतना कर्जा, ये आंकड़े हैं, तो क्या स्थिति होगी। इसलिए इस पॉपुलेशन क्लॉक को हमेशा समझना चाहिए कि हर सेकंड, ये देख लीजिए, 7,54,874 रुपया का कर्ज इस देश पर बढ़ रहा है। नौबत क्यों आई है उस पर हम आगे बात करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार सरकार के आंकड़े। आपको बताते चलें कि इस साल का जो बजट है 2026-27 का, वो 3,47,000 करोड़ का बजट। ये देखिए, ये बजट के आंकड़े ही मैंने निकाले हैं, बिहार सरकार के बजट से मैंने निकाला है। ये जो अधिकृत आंकड़ा है बिहार सरकार का, ये देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उससे ही निकाल के हम आपको बता रहे हैं। ये क्या कर रहा है, 31 मार्च 2024 तक कितना कर्जा था बिहार पर, इस आंकड़े को देखिए, इस आंकड़े को देखिए। 31 मार्च 2024 तक 3,32,000 करोड़ रुपया का कर्जा था, जो बढ़ करके 31 मार्च 2025 यानी लगभग एक साल पहले 3,74,000 करोड़ का कर्जा हुआ बिहार। अब अभी जो कैबिनेट से एक पास किया गया है, देखिए ये कैबिनेट का डिसीजन है, 13 कितना तारीख का है, यस 13 मई 2026 को जो निर्णय लिया गया है, इसमें देखिए कितना कर्जा लिया गया है, 72,901 यानी लगभग 73,000 करोड़ रुपया। तो अब आप जोड़ लीजिए, कुछ नहीं करना है, आप जोड़ लीजिए, आपके पास कलम भी होगा। 3,74,000 करोड़ और 73,000 करोड़ कितना हो गया, लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास मान लीजिए कर्जा बिहार सरकार पर अभी है। बिहार का बजट कितना है, 3,47,000 करोड़। आंकड़े याद रखिएगा, अंतिम में हम आपको एक और एक्सप्लेन कर देंगे। ये प्योर अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं आम लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से सिंपल शब्दों का, सामान्य साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्या हुआ इसका मतलब, 3,47,000 करोड़ का बजट और लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया का उधारी। इतना ही नहीं, पिछले साल का बजट था 3,17,000 करोड़ और 3 सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट का मतलब संविधान में प्रावधान है कि वर्ष के बीच में भी यदि सरकार और खर्चा करना चाहती है तो बजट ला सकती है, तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री बजट। ये देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊं पिछले साल का, ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकेंड सप्लीमेंट्री और थर्ड सप्लीमेंट्री, इसमें 52,000 करोड़, 91,000 करोड़ और 12,000 करोड़। तो आप जोड़ लीजिए, 52 और 12 लगभग 64 और 91, तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़। मैं आपको गणित समझा दे रहा हूं, 4.5 लाख करोड़ रुपया का उधारी है। और जो पिछले वर्ष इन लोगों ने बजट लाया, तो चूंकि उसमें कुछ खर्च भी होंगे, ठेकेदार काम कर लिया है, उसको पेमेंट करना होगा, वो करना होगा, तो 1.5 लाख करोड़ वो भी मान लीजिए। तो 4.5 और 1.5, 6 लाख करोड़ रुपया का मोटे तौर पर देनदारी भी है, मोटे तौर पर। और अगर आप विशुद्ध रूप से सिर्फ ऑफिशियल कर्जा को ही मानिए तो 4.5 लाख। अब ये 4.5 लाख करोड़ रुपया से आप बिहार का कैलकुलेट कर लीजिए आबादी को, 14 करोड़ आबादी को। तो ये आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते। ये सभी आंकड़े दिखाने का मेरा क्या मतलब है? अच्छा, आप किसी को लग रहा होगा कि मतलब ये आंकड़े हम कहां से लाते हैं, तो ये आंकड़े सभी माने ऑफिशियल आंकड़े हैं। जैसे देखिए, ये हिंदू में छपा था, ए सीनियर ऑफिशियल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेटेड दैट स्टेट्स टोटल डेट एंड लायबिलिटीज हैव इंक्रीज 3,70,000 करोड़। अभी आपको जो बताए 3,74,000 करोड़ तो लिखा ही हुआ था, और में एक्सीड 4 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ 2026।
तो बाय द एंड ऑफ 2026 का, ये 26 के अभी चल रहा है मई महीना, और यहीं पर ये ऑलरेडी 4.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं, ये पॉपुलेशन क्लॉक पर आप ध्यान देते रहिएगा, ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे, ये देखते रहिएगा। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तब तक ये आंकड़े बढ़ चुके होंगे, ये बढ़ रहे हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जितने आंकड़े हैं उसमें 4 चीज आपको याद रखना चाहिए। पहला, इस देश पर कंजर्वेटिव फिगर के हिसाब से लगभग सभी राज्यों का और केंद्र सरकार का ये कर्ज है लगभग 300 लाख करोड़ रुपया। कंजर्वेटिव फिगर है, कहीं कहीं ये वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह बोलता है 350 लाख करोड़ का। तो अगर इसको आप मानिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति पर 2-2.25 लाख रुपए का कर्जा है, और अगर IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह को मानिएगा तो ये लगभग 2,30,35,000 के आसपास कर्जा है। अब सोच करके देखिए कि इस देश का जो बजट अभी पेश हुआ था 26-27 में, यह बजट था 53 लाख करोड़ का। 53 लाख करोड़ के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पर 200 लाख करोड़ का कर्जा है, और बिहार सरकार ने 3,47,000 करोड़ का 26-27 का बजट पेश किया है, और इस पर लगभग 4,40,000 करोड़ या 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। बहुत लोग हमसे मेरे इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, डेट GDP रेशियो एक कॉन्सेप्ट होता है। डेट GDP रेशियो पहुंच चुका है 83.46%। तो इंडिया का जो GDP है उस पर बहुत सवाल उठते रहे, IMF वगैरह ने उस पर कई सवाल उठाए। लेकिन आम आदमी को समझना है कि भाई जो GDP आप बोल रहे हैं, तो ये जैसे GDP इंडिया का भी दिखा रहा है 349 यानी 350 लाख करोड़ का, तो ये GDP कोई आपके पास धनराशि जमा तो नहीं है। GDP एक नोशनल या इमेजिनरी फिगर है। अरे भाई, आपके पास जितना स्टेट एक्सचेकर खजाने में पैसा है, उससे केंद्र सरकार ने क्या किया, जोड़ लीजिए 53 लाख करोड़ और 200, तो 4 गुना अपने बजट से 4 गुना कर्जा में है, और बिहार सरकार अपने बजट से लगभग 1.25 से 1.5 गुना ज्यादा कर्ज में है। अब इस पैसे का ये लोग करता क्या है, सो जरा आपको हम बता देते हैं। ये फिर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए लेटेस्ट फिगर है बिहार सरकार के बजट 2026-27। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि ये नेता लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग, सीनियर अधिकारी लोग जो धमाल चौकड़ी करता है, क्यों ये स्थिति हुई कि आज हर एक आदमी पर 2-2.25 लाख रुपए का कर्ज है। क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हुआ कि हर देश कर्ज में डूब रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि बिहार कर्ज में डूब रहा है? इस आंकड़े को जरा समझिए, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं बजट का जितना बड़ा किताब होता है वो आप पढ़िएगा तो ज्यादातर लोगों को यह समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम आम आदमी की भाषा में आम लोगों को, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला, टोटो वाला, सब्जी बेचने वाला, स्टूडेंट, गृहिणी, आम व्यक्ति, हर कोई को यह समझने की जरूरत है। दिक्कत क्या है कि इस देश और राज्य में जो बजट बनता है उसकी इतनी मोटी मोटी किताबें रहती है, और उसमें जो आंकड़े रहते हैं वो आप पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं, जैसे ये मैंने आपको फिगर निकाल करके दे दिया, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आप इसको पढ़ते रहिए, बजट की किताब में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ते जाइए। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सब आंकड़े, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या है। बेसिकली ये बनाया ही इस उद्देश्य से जाता है कि इन आंकड़ों को आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाइएगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरा उद्देश्य है चीजों को सिंपल करके आपको बताना। तो बहरहाल ये 3,47,000 करोड़ का इस साल का बजट है। अब इसमें जरा खेल देखिए, सिर्फ सैलरी यानी तनख्वाह, इसको कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने कई बार वीडियो में बताया कि वो ऐसा खर्च जो होना ही होना है, तो तनख्वाह तो आपको देना ही पड़ेगा। अब इसको देखिए, कहता है कि
ये 96,128 करोड़ खाली सैलरीज वगैरह में खर्च हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर माने इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस का क्रियाकलाप खर्चा, ये वो एनुअल स्कीम में कुछ लोगों को बहाल किया गया, उसका सैलरी, ग्रांट इन एड सैलरी, बहुत सारे कॉलेजेज हैं उनको ग्रांट्स दिया जाता है, वो सैलरी मद में। कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग संविदा पर बहाल हैं 5203 करोड़, पेंशन 35,170 करोड़, जो लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट दीजिएगा ना तो 25,363 करोड़, जो लोन लिए हैं उसको कुछ कुछ वापस भी करना पड़ेगा 22, यानी इस 3,47,000 करोड़ में लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया तो आपको खर्चे होना है। शेष पैसा जो बचता है, अच्छा इस राज्य सरकार का कमाई जरा देख लीजिए। राज्य सरकार का अपना टैक्स से आता है 65,800 करोड़, नॉन टैक्स का मतलब होता है ईंटा गिट्टी बालू रोड पर फाइन ताइन लन फन कर रहा है, उस सब का 9400 करोड़, और भारत सरकार से जो पैसा आता है वो 2,10,000 करोड़। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो बजट देख रहे हैं ना आप, इसमें आपके मतलब का या आप पर जो खर्चा होगा वो बमुश्किल, सैलरी वगैरह को मैं छोड़ दूं, जिन लोगों को सैलरी मिल रहा है वो तो मिल रहा है, आपके लिए जो खर्च होगा वह मुश्किल से 70 से 80,000 करोड़ रुपया है। ये जो पूरा गेम है उसको थोड़ा समझिए। ऐसी स्थिति हुई क्यों? ऐसी स्थिति 3 कारणों से हुई है। ऐसी स्थिति 3 कारणों से हुई है। सरकार जो चलती है उसका मोटे तौर पर उसका मैकेनिज्म क्या होता है? आम लोगों से टैक्स का पैसा वसूलती है और उस पैसे को आम लोगों के लिए खर्च करती है। प्रजातंत्र में यही सिस्टम है। अब धीरे धीरे जो सरकार है इसने अपने यानी सरकार चलाने के खर्चा को बेतहाशा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा? आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। इस राज्य में 243 एमएलए, 75 एमएलसी जोड़ लीजिए, हर पर 3 बॉडीगार्ड, एक सिपाही की कीमत सैलरी लगभग 50,000, टोटल जोड़ दीजिए। हमने जोड़ के बताया था 57 करोड़ रुपया खाली इन लोगों के सुरक्षा में, और उस पर ये जनरल है, बाकी XYZ सुरक्षा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, फलाना ढेमकाना, उसका तो छोड़ ही दी। अब ये कर्जे की स्थिति हुई क्यों? तो मैंने एक बार बताया था कि इस राज्य में कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ नेता मंत्री, इसका एक अनहोली नेक्सस बना, एक गठजोड़ हुआ, एक कॉकस बना, और इन लोगों के दिमाग में आया कि जो 3,47,000 करोड़ है, या जब भी जितना बजट रहा, इसका आधा से ज्यादा पैसा मेरे पॉकेट में जाना चाहिए। अब उसमें उसको लूटने के लिए स्कीम्स बने, लेकिन उतना ही से मन नहीं भरा, मेरे ऊपर खर्चा भी हो। हर एक मंत्री को मिनिमम 3 गाड़ी, मिनिमम है 3 गाड़ी, अगर 20 लीटर तेल भी लिया प्रतिदिन, हालांकि उससे ज्यादा ही लेता है, तो 60 लीटर प्रतिदिन, 6×18, आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इसके अलावा जितने मंत्री हैं, जितने सीनियर IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर भी, जैसी चैम्बर में जाए उनका चैम्बर रिपेयर करो, नया गाड़ी, अभी जितना मंत्री बना फिर नया गाड़ी, उस पर ईंधन, नए सबके लिए बंगले की फर्निशिंग, इस तरीके से इन लोगों ने, अच्छा हर विधायक को 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये सब पैसे का दबाव बजट पर आया। अब वसूली की स्थिति तो भाई बहुत खराब है। मैंने अभी आपको बताइए दिया ना कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो आमदनी है, ये देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का अपना औकात बिहार सरकार का क्या है, कुल मिला के 75-76 हजार करोड़ रुपया इसको अपना कमाई है। शेष केंद्र सरकार से मिलता है। केंद्र सरकार से जो मिलता है वो एक वैधानिक दायित्व है केंद्र सरकार का, वो कोई माने वो कोई एहसान नहीं कर रही है। जैसे भाजपा के नेता उछल के बोलते हैं केंद्र ने इतना दे दिया, संविधान प्रावधान है, तो केंद्र सरकार से 2,10,000 करोड़ मिलता है, इस माने मिलने का अनुमान है। अब आप सोच लीजिए कि साहब आमदनी तो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, टैक्स आप कितना बढ़ाइएगा? किसी भी राज्य का जो टैक्स है, उस राज्य में चल रहे व्यापार, उस राज्य में जो बिजनेस बढ़ रहा है, निर्माण की एक्टिविटी हो रही है, उन्हीं चीजों से आएगा। तो यहाँ कितना बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्री है वो तो आपको मालूम है। तो ले दे करके गाड़ी का टैक्स, तो ईंटा का टैक्स, तो बालू का टैक्स, या जो भी
जीएसटी वगैरह आया उसका टैक्स, जमीन की रजिस्ट्री होती है उसका टैक्स, किसी दिन हम उस पर भी बात कर देंगे आपको कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है। बहरहाल तो ये जो बेतहाशा सरकारों ने अपना खर्चा बढ़ाया, एक से स्कीम का आइडिया कैसे बनता था कि 5, 7, 10 अधिकारी हैं, उसमें कुछ मंत्री भी है और कुछ खास विभाग जो बड़े बजट वाले हैं। तो मान लीजिए कि एक ठेकेदार को 600 करोड़ कमवाना है कंपनी को, और 600 करोड़ से में 100-150, मुझको एक व्यक्ति ने बताया, एक इरिगेशन से जुड़े हुए एक ठेकेदार और एक बड़े रिटायर्ड इंजीनियर ने बताया कि उस विभाग में जो प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव वगैरह है, वो 1 साल 2 साल में 100 करोड़ रुपया से ज्यादा वसूली कर लेता है, 100 करोड़ से ज्यादा। लूट का ये आलम देखे तो क्या करता है, एक स्कीम जरा बनाइए तो हाँ, तो ई म्यूजियम को अंदर जोड़िए ऊ म्यूजियम में, कितना लगेगा, 500-1000 करोड़। गंगा जी के पानी यहां से उठा करके ले जाइए नवादा, कितना लगेगा, तो 3000 करोड़। तो गांधी मैदान के बगल में को बना दीजिए सभ्यता द्वार, तो इतना लगेगा। बापू टावर बना दीजिए तो इतना 100 करोड़ लगेगा। ठीक है, ये सांस्कृतिक धरोहर हैं, लेकिन भैया जब यहां बने लाले पड़े हैं रोटी के, भाई साहब कर्जा लेके घी नहीं न पीजिएगा जी, ये कर्जा पर हम डूबते जा रहे हैं। और आपको ई म्यूजियम कोड़ के यू म्यूजियम में मिलाओ, हिया सभ्यता द्वार बनाओ, फलाना का मूर्ति बनाओ तो मेरा मूर्ति लगाओ, मेरे लिए 50 गाड़ी लो तो हमको Z+ दो। इन सभी खेल ने धीरे धीरे क्या किया, सरकार को कर्जा लेके बना दीजिए रोड, कर्जा लेके बना दीजिए म्यूजियम, कर्जा लेके बना दीजिए सभ्यता द्वार, कर्जा लेके बना दीजिए राजगीर में फलाना चीज, कर्जा लेके फलाना चीज। कुछ चीजें जरूरी भी थी, ऐसा नहीं है, कर्ज लेके हर देश काम करता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए ना। अब यहां मुझको याद है, अब आप सोच करके देखिए, मैं आपको बताता हूं एक सिंपल चीज। आप चले जाइए सचिवालय, विकास भवन जाइए, ओल्ड सेक्रेटेरिएट जाइए, विश्वेश्वरैया भवन जाइए, या अभी जो नया सब कृषि भवन बना है, जोन भवन चले जाइए, देखिएगा कि 12 महीना तोड़ फोड़ के काम चल रहा है। उसको तोड़ के उन्हें जोड़ो, उसको तोड़ के उधर जोड़ो, टाइल्स उखाड़ो तो मार्बल कवाड़ो तो उसको वार्डरोब बनाओ। ये क्यों हो रहा है, बेतहाशा लूट का खेला। प्रधानमंत्री आएंगे, एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान तक पूरा बैरिकेटिंग। क्यों ये बुकराती हो रहा है, क्यों ये तमाशा हो रहा है। 52 मिनट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आए थे शपथ दिलवाने गांधी मैदान, 52 घंटे तक पटना कराहता रहा। एक VIP के प्रोग्राम में 10 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। किसका पैसा है, आप पर कर्जा चढ़ रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये कर्ज लीजिए, घी पीजिए। राष्ट्रपति आ रहे हैं, लगा हुआ है खेला। क्यों आप घूमते रहते हो। ये सभी लोग देश के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर बोझ बन गया है। अभी देखिए मोदी जी का ड्रामा शुरू हुआ, तेल बचाओ, तो अब तो मजबूरी, अब तो यहां तक आ गया ना, ये तो कर्जा यहां तक आ गया। तो बोलता है ना, बादल लगे फटने तो खैरात लगे बटने। अब तो देख रहा करे भाई, तो पूरा डूबिए जाएगा। खाड़ी संकट तो आज का नहीं ना है, ये पैसा फूक रहे थे जब चुनाव में, सारे दल का वही हाल है। क्या कांग्रेस, क्या TMC, क्या BJP, क्या RJD, क्या JDU, सबका वही हाल है। जो पावर में आएगा उसको गाली देगा, वो पावर में आएगा उसको गाली, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जब यहां तक आया तो बाप बाप कर रहा है। तो भाषण दिए मोदी जी कि नहीं भाई तेल कम करिए, गाड़ी कम चलाइए, सोना नहीं खरीदिए, विदेश यात्रा नहीं करिए। और ये बताने के लिए कि तेल कम खर्चा करना है, 100 गाड़ी से पहुंच गए। ये बताने के लिए कि नहीं विदेश यात्रा नहीं करना, अपने उड़ गए। तो बहरहाल अब लग रहा है कि यहां तक फंस रहा है। तो अब ये देखिए रहे हैं बिहार में मंत्री लोग का ड्रामा। 3 ठो मंत्री महुआ गया, एक चैनल ने दिखाया। तो ये तीनों मंत्री बोले कि हम एक ही गाड़ी से चल रहे हैं। अब महुआ पहुंचा, देखा कि सबका 3-3 गाड़ी वहां पहुंचा हुआ। अरे ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। मुख्यमंत्री काफिला में कटौती कर दिए। नीतीश जी काहे के लिए दौड़ रहे हैं, सीतामढ़ी गए तो 50 गाड़ी, उनका बेटा घूम रहा तो 100 गाड़ी, नेता विरोधी दल जाएगा तो 10 गाड़ी। दीज आर सिंपल नॉनसेंस। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि राज्य की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हर लेवल पर, हर स्तर पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मुझको गाली देने से कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। मैंने आपको एक बार बताई थी कि जब जंगल में आग लगा था तो अपना भाग रहे थे लोग, जैसे सब भागते हैं, लेकिन एक पक्षी अपने चोंच में पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा। किसी ने कहा कि आप आग बुझा पाइएगा, क्यों मर रहे हो। तो बोला कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूं
कि मैंने जंगल में लगे आग को बुझाने की कोशिश नहीं की थी। मैं यही अवेयर कर रहा हूँ। अगर आम आदमी उठ खड़ा हुआ ना, कनाडा में एक एसोसिएशन है, कैनेडियन टैक्स पेयर्स एसोसिएशन, अब ऐसे यूरोप में बहुत सारी संस्थाएं बन गई। वो जैसी फिजूल खर्ची होता है वो आवाज उठाता है, और ऐसा आवाज उठाता है कि होश खराब कर देता है। हर नागरिक, अब तो सोशल मीडिया आपके पास है, हर नागरिक के पास, जिसके पास एक स्मार्टफोन है, वो एक रिपोर्टर है। जहां ये काफिला निकलता है उसका वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर दीजिए। आवाज उठनी चाहिए। हम लोग सो करके, हम लोग चुप हो करके सहते सहते देश को ये 300-350 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिए, और हम लोग खुद 2-2.25 लाख के कर्जे में प्रत्येक व्यक्ति डूबा हुआ है। अब सोच लीजिए जरा बिहार के बारे में। 94 लाख परिवार यानी लगभग 3.5-4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 100 रुपया भी रोज नहीं कमा पाते हैं। उस परिवार की आमदनी 6,000 रुपया मासिक है। तो 6,000 रुपया मासिक आपकी आमदनी है, और अगर आपको 5 परिवार है तो 5 दूनी 10 लाख तो आप कर्जे में डूबे हुए हैं। तो 10 लाख के कर्जा में डूबे हुए हैं, और बरछक 72 यानी 72,000 रुपया साल की आपकी आमदनी है। वैसे भी पर कैपिटा इनकम 60-65,000 रुपया यहां बताया जा रहा है। एक परिवार 60,000, हालांकि वो सब भी आंकड़े फर्जी हैं। इसलिए इन आंकड़ों को समझिए। लब्बो लवाब यह है कि यह देश और यह राज्य कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। लेकिन बोलता है ना कि जब जंगल में आग लगता है ना तो सियार मरता नहीं, भाग जाता है। गाय, बछड़ा, छोटे जानवर मरते हैं। जब ये डूब रहा है ना तो अब क्या होगा सो बता देते हैं। 3 चीज करेगा बिहार सरकार और भारत सरकार। वो बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। क्या क्या चीज करेगा सो जरा देख लीजिए। पहली चीज, टैक्स का स्लैब बढ़ाएगा। जो चीज अभी तक टैक्स में नहीं है उस सबको टैक्स स्लैब में लाएगा। दूसरा, नॉन टैक्स स्टेट का, मैंने अभी बताया था नॉन टैक्स। यहां पर ये नॉन टैक्स क्या है ये देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया है, इसको नॉन टैक्स बोलते हैं। ये नॉन टैक्स जो 9400 करोड़ है इसको बढ़ाएगा। नॉन टैक्स में क्या क्या आता है? गिट्टी, बालू, ईंटा, आयन, फाइन। आप रोड पर चलिएगा, फाइन। अभी मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं पेपर की कटिंग भी अब दिखा देता हूं। मैंने बहुत पहले बताया था कि यह राज्य सरकार अब एक जुगाड़ लगा रही है कि साहब जमीन का मालगुजारी बड़ी कम देता है। सोचिए कि अंग्रेज भी वो काम नहीं किया था जो बिहार सरकार अभी करने जा रही है। ये लोग जमीन के MVR से मालगुजारी जोड़ देगा। तो जो किसान या जिसके पास भी जमीन है, जो किसान 200 रुपये मालगुजारी देता था साल का, उसको 20,000 रुपये सालाना देना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, ये होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अभी सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि स्टेट हाईवेज में भी टोल टैक्स लगा। यार सोच के देखिए, हम जब गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, तो फिर टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? तो अब स्टेट हाईवेज में भी लगेंगे। आप निकलिएगा, आप यहां से भागलपुर जाने में अगर 1500 का तेल खर्चा होगा तो 1500 से 2000 आपको टोल टैक्स भी लगेगा। आप जाइएगा कहां? बन के किधर जाइए किधर? इसके अलावा एक निर्णय भी होने जा रहा है, देख लीजिएगा। हर जगह कैमरे का जाल पीछेगा। कैमरे का जाल आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, फाइन करने के लिए। जिस कंपनी को ये ठेका मिलने वाला है उसको कहा गया कि भैया आप अपने खर्चे से लगा लीजिए, आप फाइन करके वसूल लीजिए। इसका मतलब आप जैसी घर से बाहर निकलिए टप से फाइन ठोक देगा। तो ये नॉन टैक्स बढ़ेगा। और फाइनली समझ लीजिए कि अब ऐसा समय आ रहा है ना कि स्टेट मशीनरी को, कर्मचारी पदाधिकारी को लगा दिया जाएगा कि भैया जने आदमी मिले ओकरा पॉकेट से पटक के पैसा छीन लो। कुछ लोगों को ये मेरी बात सुनकर हंसी भी आएगी और हो सकता है कि हमको गाली भी दें। तो हमको गाली देने से अगर आपको आपकी स्थिति सुधर जाए तो ठीक है, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयार रहिए, ये सारी स्थितियां आ रही हैं। बचने का उपाय एक ही है, प्रजातंत्र में आवाज़ उठनी चाहिए। क्योंकि जिनको आपने आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा भेजा है ना, सब लोग दलाल हो गया है। उसको 5 गो गाड़ी चाहिए, ठेकेदारी चाहिए, अपने आदमी को ठेका देगा, दलाली करेगा, राज करेगा, और वही टोटो से सचिवालय जाने का ड्रामा करे। कुछ कलेक्टर लोग को देख रहे हैं, जोकरों को। 1-2 कलेक्टर को हम जानते हैं, कोसी के तरफ अनुकंपा पर बना है, 2 करोड़ रुपया देकर बन गया कलेक्टर SP, और ड्रामा कर रहा है कि हम रोड पर चल रहे हैं। ये स्थिति बदलनी चाहिए। इसलिए जब कभी भी हमको गाली देने की इच्छा हो तो ये इंडिया डेट क्लॉक को देखते जाइएगा कि कैसे हर सेकेंड 7,54,000 रुपया कर्जा बढ़ रहा है, और हम लोग ऊपर अभी लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए का कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं, और बिहार लगभग 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है।
अगर स्थिति नहीं बदली तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इन लोग तो भाग जाएगा विदेश। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।